नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। मोदी के हाथ कांपने लगे और मोदी भाग गए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने सिर्फ एक नाम ले लिया। उस एक नाम की महिमा सोचिए कितनी होगी, जिस नाम से राहुल के सामने ही मोदी के हाथ कांपने लगे और मोदी लापता हो जाए। हालांकि मोदी का हाथ कांपते हुए हमने कई बार देखा है। राहुल ने तो एक प्रसंग की चर्चा की। आप कभी भी, बहुत सारे लोग जो महामानव को तुलना करते हैं कि रेलिंग को, हवाई जहाज से साइड में रेलिंग पकड़ के उतर रहा है जिनपिन, मोदी जी की ताकत देखिए, उसी से भारत की ताकत आंकते हैं कि मोदी सीढ़ी पर बिना हाथ लगाए उतर रहा है। वो लोग कई बार करीब से जरा देखेंगे, मोदी के हाथ तो अब वैसे ही हिलते हैं। सत्ता जाने का डर है, एजेंसियों के नियंत्रण से बाहर निकलने का डर है, या उधर जो बैठा है सात समंदर पार, फादरलैंड का भी जो फादर है, ग्रैंड फादरलैंड, वो, उसकी फटकार का खौफ, उसकी बेइज्जती का डर, हाथ तो कांपता रहता है। खैर, इसके आगे बढ़ते हैं। इस भ्रष्ट को, महाभ्रष्ट को जेल में डालेंगे कांग्रेसी बब्बर शेर। ये सब मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब राहुल गांधी ने जेल में डालने का, हाथ कांपने का, भागने का, ये सारा ब्यौरा दिया है खुले मंच से। और खुले मंच से हाउसफुल रैली में सीधा साफ डायरेक्ट ऐलान किया है कि आगे मोदी, मिनी मोदी और इकोसिस्टम, इन सब के साथ क्या होने वाला है। राहुल के इस एग्रेशन से बौखलाए भाजपाई अब बदतमीजी पर उतर आए। बौखलाए तो पहले से थे, लेकिन अब बदतमीजी पर उतर आए। अब वो पागल सन की इस टाइप की भाषा में जो है इन्वॉल्व हो गए हैं। तो मैं आपको कुछ सुनवा देता हूं, कुछ क्लिप्स। और कोई इसमें ज्यादा खबर, हेडलाइन, भूमिका कुछ नहीं है, क्योंकि ये हेडलाइन लगाएगा कौन? जो हम बोल रहे हैं ये हेडलाइन लगाएगा कौन? आप सोच लो, कोई लगाएगा क्या? तो सुनवा देते हैं। आप, हेडलाइन नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है। राहुल गांधी को पहली क्लिप सुनाइए। I know because when I started to say this in Parliament House, in the Lok Sabha, and you can watch the video, the Prime Minister ran away from there. കാരണം ഞാൻ എന്താ ഇത് പറയുന്നതെന്നറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം. ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പാർലമെന്റിൽ എഴുന്നേറ്റ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. You watch. The moment I was in Lok Sabha, I saw it. The moment I started to say Epstein, his hand started to shake. ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചതാണ്. ഞാൻ എപ്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയാൻ പാർലമെന്റിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൈകൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. And he told Amit Shah, make him keep quiet, make him keep quiet, make him keep quiet. അത് മാത്രമല്ല, അമിത്ഷായോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിർബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് അമിത്ഷായോട് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. Then Amit Shah looked at the speaker. അത് അന്നേരം അമിത്ഷാ അത് സ്പീക്കറിനോട് പറഞ്ഞു. And for 4 hours they did not let me speak. എന്നിട്ട് 4 മണിക്കൂർ അവരെന്നെ സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചതേയില്ല. And then after that Modi ran away. അതിനുശേഷം മോദി പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയാ ചെയ്തത്. But the problem for Modi is that Modi cannot run away from Trump. പക്ഷെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാം? ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് ഓടി കളിക്കാം, പക്ഷെ ട്രംപിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഓടി കളിക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ആവില്ല. That is why he signed the US-India deal and gave away Indian agriculture, gave away Indian business, gave away India's oil security, gave away India's data to America. इसमें इस क्लिप को सुनते समय कई बार क्या होता है कि हम सुन करके लाते हैं, लेकिन जब आपके साथ सुनते हैं तो कुछ और ज्यादा और बेहतर सुनते हैं, जब दर्शकों के साथ सुनते हैं। इसमें सब ठीक है, हाथ कांपा, भाग गए एप्स्टीन का, ट्रंप से नहीं भाग पाए। उससे अलग एक बात इसमें थी जो मैंने नोटिस की। आप लोग जब पढ़ेंगे, पर्यावरण को पढ़ेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। उसमें भी पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे, या एक आप लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, जीवन चक्र कैसे होता है, कौन किसको ग्रास करता है। तो मोदी जी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को, पूरे उस चक्र को खोल दिया है। मोदी ने कहा रोको इसको, शाह से, शाह ने किसकी तरफ आंख दिखाई? स्पीकर की तरफ, रोको। फिर मतलब ये पूरा, यही मोदी के सर्वाइवल का चक्र है। यही चक्र टूट गया ना, कोलैप्स, कोलैप्स, कोई बचा नहीं पाएगा। यही चक्र है।
और इसी चक्र में इस देश को घन चक्कर बना रखा है इन सब ने। तो ये सबसे पहला एक क्लिप और सुना दे, अब फिर जो है चलेंगे हेमंत भाई के पास, दो क्लिप पे चलेंगे, एक और लाइए अगली क्लिप। इसका पूरा का पूरा भ्रष्टाचार जो है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन नरेंद्र मोदी अमित शाह के पास है। आप मत सोचो कि असम को असम से चलाया जाता है, असम को दिल्ली से चलाया जाता है। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं वही ये करता है। और इसने एक गलती, बहुत बड़ी गलती की, इसने भ्रष्टाचार में अपने परिवार को भी शामिल कर दिया। अब सिर्फ ये नहीं फंसेगा, अब इसका परिवार भी फंसेगा, उनको भी इसने बर्बाद कर दिया। जमीन के मामले में, करप्शन में परिवार को डाल दिया, बेचारा परिवार भी फंसेगा, कोई नहीं बचने वाला इनमें से। परिवार ये जो है राहुल गांधी बहुत, अभी भी बहुत लिमिटेड, ब्रैकेट को बड़ा करिए, बहुत लोग ब्रैकेट में लिखे हैं मोदी का परिवार। खाली एक परिवार नहीं बर्बाद हुआ है, जिनके भी ब्रैकेट में मोदी का परिवार है वो सब बर्बाद हुए हैं। उनको लग रहा है आज आबाद है, क्योंकि आज मलाई और चाशनी एक साथ, एक हाथ से मलाई चाटते हैं, दूसरे से एक गिलास चाशनी पी लेते हैं, आज मजा आ रहा है। लेकिन जिनके भी ब्रैकेट में लिखा है मोदी परिवार, उन सब का भविष्य आप देखिए, वो सब अपना भी भविष्य और देश का भविष्य दोनों बर्बाद किए हैं। अब हम हेमंत भाई के पास चलते हैं। ये हाथ कांपना, ये हाथ कांपने के चक्कर में तो पूरा सिस्टम ही कांप गया, जो इकोसिस्टम था वो इकोसिस्टम कांप गया। हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए एक बात तो आपको माननी पड़ेगी आशीष भाई, कि राहुल गांधी जैसे जैसे पब्लिक स्पीकिंग में बहुत फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं, तो स्टोरी टेलिंग के भी एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। आमतौर पे क्या होता है कि बहुत ही ना, अंग्रेजी में तो फिर भी बहुत अच्छा करते थे वो, हिंदी में कई बार फंबलिंग और वो सारी चीज होती थी। अब आप देख रहे हो किस तरीके से स्टोरी टेलिंग इंग्लिश में भी कर रहे हैं और हिंदी में भी कर रहे हैं, कि जैसे ही मैंने एप्स्टीन का नाम लिया हाथ कांपने लगे। ये स्टोरी टेलिंग होती है बेसिकली, कि आपने कोई घटना को कैसे विवरण दिया। और उसके बाद जिस तरीके से कि भाई उन्होंने अमित शाह को कहा रोको रोको रोको, अमित शाह ने कहां देखा, और फिर वो सारे का सारा। तो ये अपने आप में जो आप एक ऑरेटर के तौर पर, एक वक्ता के तौर पर अपने आप को रीइन्वेंट करते हो और आगे बढ़ते हो, उसका एक संकेत है ये। इनिशियली राहुल गांधी उतना हिंदी में उतना फ्रीक्वेंटली उतना अच्छे से ना वो कर पाते थे, शब्दों में फंसते थे कई बार, क्योंकि अंग्रेजी में सोचते हैं और हिंदी में बोलना पड़ता था। अब मुझे लगता है कि उनकी कई बार वो आंकड़े भी बहुत अच्छे बोल पाते हैं आजकल। तो जिस तरीके से मोदी पर वो हमलावर है, और ऑल आउट हमलावर है, ऐसा नहीं कि आइसोलेशन में, मतलब हर जगह हर मुद्दे पर बहुत खुल करके बात करते हैं और वहीं पर हिट करते हैं जहां सबसे ज्यादा चोट लगती है। मोदी जी की मेन छवि क्या है? 56 इंची, डंकापति, मजबूत प्रधानमंत्री। उसमें अगर आप एक बार ट्रंप का नाम ले दो, एक बार एप्स्टीन का नाम ले दो, तो वो तीनों चीजें ध्वस्त होगी। और अब हालत आशीष भाई ये कर दी है, मैं तो हैरान रह गया कि प्रधानमंत्री को जो ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, इनका अपने भाषण में जिक्र करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा ना कल किस तरीके से प्रोपेगेंडा फिल्मों का, मतलब एक तरफ नेहरू जैसे लोग थे जिन्होंने आर्ट को, कल्चर को, फिल्मों को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया, और एक तरफ मोदी जी हैं जो प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रचार बाकायदा सार्वजनिक तौर पर मंच पर खड़े होकर के, धुरंधर और पता नहीं क्या क्या। तो ये एक अंतर देखना पड़ेगा। आज की तारीख में एक बात आपको माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी चाहे असम हो चाहे केरला हो, कंप्लीटली बैकफुट के ऊपर है, कंप्लीटली बैकफुट के ऊपर। और पहली बार आपने एक चीज और भी देखी होगी, अगर ओवरऑल आप स्थिति को देखेंगे ना, इन 5 विधानसभा चुनाव में एक बड़ा निष्कर्ष निकलता है, एक इंडिकेशन है, वो ये है कि मोदी का प्रभाव लार्जर मासेस के अंदर बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, लगातार बहुत नीचे की तरफ जा रहा है। 5 राज्यों के चुनाव हैं, मोदी जी आपको रेगुलर वहां पे चुनाव में दिखाई नहीं दे रहे, कम दिखाई देते, जो पहले फ्रीक्वेंसी थी उसकी तुलना में बात कर रहा हूं। उनके बारे में ना कोई ज्यादा बात करता है, उनके भाषणों को लगभग नजरअंदाज किया जा रहा है, लगभग नजरअंदाज किया जा रहा है। उनकी रैलियों की संख्या में बड़ी भारी कमी आई है, नंबर ऑफ रैलीज दैट ही हैज। मीडिया और सोशल मीडिया पर उनका जो प्रचार है उसका काउंटर भी उतना ही हो पा रहा है ऑटोमेटिकली। मोदी जी कोई भी चीज ट्वीट करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, उस पर अगर आप कोई भी कमेंट उठा के देख लीजिए कहीं पर भी,
तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस दिशा में ट्रेजेक्टरी जा रही है। बहुत जबरदस्त रिएक्शन लोगों का हर एक ट्विटर पे आता है, जो जो भी ट्वीट वो करते हैं। पहले क्या था कि सब जगह जय हो की वो थी। आज हमने 2-3 शो तो मैंने और आपने किए ही है जिसपे लगातार उनके ऊपर आने वाले कमेंट्स और वो बहुत जबरदस्त तरीके से गिल करते हैं। तो मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रचार जो है उसका काउंटर होने लगा है, वो निष्फल होने लगा है। और जो रैलियों की जो डिमांड थी, हर जगह मोदी मोदी की डिमांड होती थी, वो स्थिति भी अब नहीं है। और ये कब से हुआ है आशीष भाई? ये हो रहा है 2024 के बाद। राज्यों के चुनाव में मोदी का निर्णायक जो वो था ना कि फाइनल इंपैक्ट जो होता था, वो कहीं ना कहीं लगातार डिमांड भी कम हो रही है और निर्णायक इंपैक्ट भी कम होता जा रहा है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है जो असम की स्थिति है, जो केरला की, वो ना के बराबर हो जाएगा। ऐसी सूरत में अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत इफेक्टिव हथियार एक ही बचता है, मोदी से भी अलग है जो, और मोदी से भी ताकतवर है, वो है वोट चोरी का अधिकार। वो हथियार आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है। आप कल्पना कीजिए, भारतीय जनता पार्टी असम में कितनी सीटें लड़ रही है? 89, 89 पे लड़ रही है। आज हेमंता बिस्वा शर्मा से वहां पूछा कि साहब कितनी सीटें आई, कहता 90 से 100 आएंगे। ये काम तो कौन कर सकता? 89 पे लड़के 90 से 100 सीट तो भाई साहब मेरे और आपके तो बस की है नहीं, ना जनता की बस की। वो तो केवल एक ही आदमी दिलवा सकता है, उसका नाम आपको पता है, ज्ञानेश गुप्ता जी। ये जो स्थिति है ना आशीष भाई, ये आप कर लीजिए वोट लिस्ट के जरिए, और सारा जो कुछ करना आपको कर लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ओवरऑल नैरेटिव है विज कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का क्या चुनाव में होगा, मैं आपको ज्योतिषी नहीं नाम कोई, हमें कोई कांग्रेस का कोई ओवर, लेकिन कांग्रेस का जो ऑल आउट जो पंक्चर करता है इनके पूरे एजेंडे को, उसका ये कोई जवाब नहीं देते। क्या मोदी ने कभी जवाब दिया कि मेरे हाथ नहीं कांप रहे थे? क्या कभी उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप से नहीं डरता? क्या कभी उन्होंने इजराइल के बारे में कोई शब्द कहा? दुष्प्रचार कर रहे हैं खाड़ी युद्ध को लेकर के। कल क्या रैली में कह रहे थे कि मैं केरल के भाई बहनों को बचाना चाह रहा हूं, कल ये कह रहे थे वहां पर। विपक्ष हमें मिसगाइड करना चाहता है, कमाल कर दिया। तो आशीष भाई, जो आज भारतीय जनता पार्टी, आप कोई भी चुनाव उठा करके देखिए, ये छोड़ दीजिए, आपने हरियाणा का चुनाव देखा, महाराष्ट्र का देखा, हर जगह कहीं भी कोई रेलेवेंट मुद्दे पर बात करते हैं कहीं? राहुल गांधी सरेआम कह रहे हैं कि उसके हाथ कांप रहे थे, उसने स्पीकर की तरफ देखा, उसको रोको रोको किया। यहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा की पूरी जन्म, अभी आपने छोटी क्लिप दिखाई, असली क्लिप आप भूल गए, पहले वो दिखानी थी, वो बड़ी क्लिप देखिएगा, उसके अंदर पूरा उधेड़ के रख दिया, उधेड़ के। और आज उधर से दूसरा काम पवन खेड़ा ने दिल्ली में कर दिया, धर्मपत्नी के 3-3 पासपोर्ट और अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, 100 नहीं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ चुनाव के दौरान में भाई साहब। तो आप ये समझिए कि चुनाव, आमतौर पे तो देखिए मोदी जी का सिस्टम है 12 साल से, सारे देश ने देखा कि वो किसी सवाल का जवाब नहीं देते। लेकिन चुनाव में तो आपने एक चीज देखी होगी ना कि आप मुझे कुछ कह के भाग गए तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा, वरना तो मेरा निपट गया काम, चिपक जाएगा मेरे ऊपर वारों। तो किसी भी मुद्दे का जवाब नहीं देते ये लोग। तो पिछले 12 सालों से अगर इनका आप कैंपेनिंग देखेंगे तो इन्होंने पूरे देश को बौद्धिक रूप से मंदबुद्धि बना भी दिया है और मान भी लिया है, इस हद तक कि हम हास्यास्पद रूप से जो बौद्धिक जो हमारी स्थिति थी उसके पैमाने पर भी हम आज कहीं नहीं बचे। जब कोई नेता चुनाव अभियान के तहत अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए फर्जी, काल्पनिक और मनगढ़ंत फिल्मों के प्रचार पे आ जाए तो वो मान लेता है कि हमारी औसत बुद्धि अपनी बुद्धि से भी कम है, जो एवरेज बुद्धि है। और मोदी जी ने कल ये करके दिखाया। अमित शाह घूम रहे थे असम के अंदर, क्या बोले कि अगर हमारी सरकार बना दी बीजेपी की दोबारा असम के अंदर तो हम यूसीसी लागू कर देंगे। कल्पना कीजिए 10 साल से किसकी सरकार है असम के अंदर? कभी कहते हैं कि घुसपैठिए निकाल देंगे, 10 साल से क्यों नहीं निकाले भाई साहब? 10 साल का, आप तो गृह मंत्री हो, 10 साल का रिकॉर्ड बता दीजिए कि कितने घुसपैठिए निकाले। उन्होंने नहीं बताया, मैंने आपको बताया, 3-4 बार बताया अलग अलग, ये अपने मनमोहन सिंह का क्या ट्रैक रिकॉर्ड था और इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड। कुल मिलाकर के आशीष भाई, चिंता का विषय कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट की जज पटना के अंदर खड़ी होकर के चुनाव आयोग के बारे में बिल्कुल स्पष्ट बोलती हैं, जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है उनके तहत, ठीक। और उन्हीं का सो कॉल्ड बॉस पूरे वेस्ट बंगाल चुनाव में एसआईआर के लिए क्या करता है, ठीक है। कुल मिलाकर के जो परिस्थिति है ना, जो मैंने आपको क्यों कहा कि राहुल गांधी वहां हिट कर रहे हैं वेर इट हर्ट्स द मोस्ट, और भारतीय जनता पार्टी हर उस सवाल को अवॉइड कर रही है जो उनके लिए इनकन्वीनियंट है। तो नैरेटिव तो आपके पक्ष में तो नहीं हुआ, नैरेटिव में तो आप हारे ना,
पॉपुलर नैरेटिव में तो आप हारे क्योंकि आप जवाब नहीं देते। फिर आपके पास कारण क्या है कि आप चुनाव जीतते हैं? वो है वोट चोरी। और वोट चोरी का क्या है? वोटर लिस्ट। जब उससे काम नहीं चला, एडिशन सब्सट्रैक्शन से, तो एसआईआर ले आए। 22 साल पुरानी चीज को नए लिफाफे में लपेट करके एसआईआर करूंगा। और आपने बड़ा सही शब्द प्रयोग किया कि चुनाव आयोग का लठेत कौन है इस खेल में? तो सुप्रीम कोर्ट है। मतलब बहुत ही अंधकार में परिस्थिति है। जस्टिस नागरत्ना जब वो कह रही है तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है वो, दैट इज वेरी मच रेलेवेंट। देश में नागरत्ना ने क्या कहा उस क्लिप का आखिरी जो अंग्रेजी में है, उन्होंने कहा कि इस देश में चुनाव वो लोग करवा रहे हैं जो लोग चुनाव लड़ने वालों के अधीन हैं। हाँ? मतलब चुनाव करवाने वाला चुनाव लड़ने वाले के अधीन है। इसको ऐसे शायद समझने में दिक्कत होती है। इसका अगर मुझे समझाना हो, मतलब अगर कोई कहे कि माननीय जस्टिस नागरत्ना जी के इस बयान को एक लाइन में बोल करके समझा दीजिए, तो इस लाइन का मतलब यह है कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी का नौकर है। बस एक लाइन है, ज्ञानेश कुमार बीजेपी का नौकर है। बीजेपी चुनाव लड़ती है और उसके अधीन बीजेपी चुनाव लड़ती है ना, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, उसके अधीन चुनाव करवाने वाला है। तो चुनाव करवाने वाला कौन है? ज्ञानेश कुमार है। और अधीन है तो मैं तो गुलाम नहीं बोल रहा हूं, मैं तो नौकर ही बोल रहा हूं। ठीक है, समझाने के लिए गुलाम भी बोल सकते थे। और दूसरी चीज जो हेमंत भाई ने कहा कि रैलियां कम हो रही हैं, लोकप्रियता घट रही है। देखिए, कुल मिला करके ना बैलेंस होना चाहिए। अगर कहीं घट रहा है तो कहीं बढ़ना चाहिए। तो मोदी जी का जितना घट रहा है, अब धीरे धीरे रैलियां बंद कर देंगे तो भी चुनाव जीतेंगे मोदी जी, क्योंकि दुनिया में सबसे लोकप्रिय। क्योंकि जितना उधर घट रहा है, जितनी ताकत उधर घट रही है, उतनी ताकत सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की बढ़ रही है। मैं दोनों को अब ज्वाइंटली बोलूंगा, इन दोनों की ताकत उतनी बढ़ रही है। और फिर मैं इस बात को फिर रिपीट करूंगा, जिस दिन इस विषय पर चर्चा, हालांकि इस देश में चर्चाओं से दूर हो चुकी हैं संस्थाएं, चर्चा नहीं करते, अब सिर्फ आदेश फरमान जारी करते हैं। जिस दिन माननीय सीजेआई समेत, बागची और पंचोली समेत इन सबको लगता है कि ये विषय बहुत मानहानिकारक हो गया है, मैं तैयार हूं, लाओ मुझे, जस्टिस अभय ओक को, जस्टिस जो है उनको क्या नाम है, जस्टिस उज्जवल भुइयां को, जस्टिस नागरत्ना को, इन सब को लाइए। और हमको, और नहीं आप मान लीजिए कि नहीं चाहते कि उन लोग को नहीं, क्योंकि उनसे डर लगता है, तो हम तैयार हैं। प्रत्यक्ष है, अब इस देश में प्रत्यक्ष है, अवैध सरकारों को लेजिटिमेट करने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से तैयार किया जाए। जिस देश में, मैं रिपीटेशन की कीमत पे कर रहा हूं, मुझे लगता है हर प्रोग्राम में बोलना चाहिए हेमंत भाई, आपको, हमको, सबको, जिस देश में ये प्रावधान है कि 10 गुनहगार छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, उस देश में एक पाखंड हुआ चुनाव आयोग द्वारा कि हम अवैध मतदाताओं को हटाएंगे। अवैध मतदाताओं का नहीं पता है, लेकिन लाखों की संख्या में वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। यह भारत के संविधान की आत्मा के साथ व्यभिचार हो रहा है और खड़े होके आशीष भाई, तमाशा यहां तक सीमित नहीं। आशीष भाई, यहां तक सीमित नहीं। एक होता है अननोइंगली, कोई चीज गलती से होगी, किसी से भी हो सकती है, आपसे होगी, मुझसे होगी, चुनाव आयोग से होगी। इंटेंशनली वेल प्लान्ड, टारगेटेड। आल्ट न्यूज ने 2 कंस्टिट्यूएंसी का एसआईआर का सारा खुलासा किया कि नहीं किया? और जस्टिस जयमाला बागची क्या कह रहे थे कि कोई बात नहीं, हमेशा के लिए थोड़ी गया, अगली बार वोट पड़ जाएगा। इस देश का संविधान क्या कहता है कि एक भी व्यक्ति का वोट छूटना नहीं चाहिए। एक वोट के लिए आप सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में बूथ बनाते थे। यहां पर लाखों लोगों के वोट काट दिया आपने, और आप कह रहे हो कोई बात नहीं, अगली बार वोट डाल देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट है। वही कहने जा रहा था, ये पता नहीं, मतलब मुझे शर्मिंदगी है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं। इस देश में सिंगल वोटर के लिए हिमाचल प्रदेश में बूथ बना था। यस, मैं तथ्य बताता हूं, सिंगल एक मतदाता को, एक आदमी को वोट डालना था, उसके लिए बूथ बना था। वो जिन सरकारों को गरियाते हैं, वो सरकारें बोल सकती थी कि एक वोट के लिए वहां पर पूरा, वहां पे प्रिजाइडिंग अफसर जाएगा, पोलिंग अफसर जाएगा, 3-3 दिन ट्रैकिंग करके, घोड़ों पे, खच्चर पे, पैदल
3 दिन बाद वो पार्टी, पोलिंग पार्टी वापस आती थी भाई साहब, सुदूर हेलीकॉप्टरों से बूथ बनते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जाकर के देखिए, मैं तो इलेक्शन कमीशन कवर किया है। आप लाहौल स्पीति में जाकर के देखिए, वो था इस देश के अंदर चुनाव आयोग, और लाखों वोट उसको करके उस तरीके से, और कह रहे कि कोई बात नहीं, अगली बार वोट डाल देना, और वो सुप्रीम ये कोर्ट में देता है। अपराध है बोल रहा है, वो जो बोल रहा है वो इस लोकतंत्र का अपराधी है, गुनहगार है हेमंत भाई, वो कहीं बैठा हो। लोकतांत्रिक जो चुनावी लोकतंत्र है, इसकी ताकत ही यहाँ पर वोट है, और कह रहा है इस बार नहीं अगली बार डालना, कोई बात नहीं। हाँ? इतना लाइटली आप कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन हो, आप इतना लाइटली ऐसे लग रहा है कि जैसे भंडार की दुकान चला रहे हो, कह रहे चलो अखबार आज कम उठा के लाए हो, एक जो है फलानी जगह छोड़ा है अखबार, कल उठा लेना वहां भंगार गुलाम थोड़ा चला रहे हो कबाड़ का। सुप्रीम कोर्ट ये कहना, मतलब दुनिया भर में इसकी नजीर रखी जानी चाहिए, दुनिया भर में बताया जाना चाहिए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट चुनावी लोकतंत्र के बारे में कहता है इस बार नहीं डाल पा रहे हो, अगली बार डाल लेना, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जहां एक एक वोट के लिए जो है व्यवस्था हुई कि एक भी मतदाता छूट न जाए। इतना अगर समझ जाए ना, इस देश के लोग समझ जाए इतना, तो इस देश में इस लोकतंत्र को कोई भी नहीं जो है खा पाएगा और हजम कर पाएगा। अगला सुनाइए राहुल गांधी को। आपके पास रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और यह पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरण इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना, ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। इसको जितना भी जंप लगाना है लगा दे, जितनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी बात नहीं है, असम की जनता इसको नहीं छोड़ने वाली है। ये जो आपका प्रदेश है, ये फूलों का गुलदस्ता जैसा प्रदेश है। इसमें अलग अलग लोग रहते हैं, अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। और आपकी शक्ति भाईचारा और प्रेम है, यही असम की शक्ति है, और यही आपने पूरे देश को दिखाया, दुनिया को दिखाया है। जो मैंने नाम पढ़े, शंकर देव जी से लेकर जुबिन गर्ग तक, इन्होंने यही काम किया था, लोगों को जोड़ने का काम किया था। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, यहां पे आपने मुझे ये गुरखा का चिन्ह दिया है, ये दिया है ना, आप लोगों ने देश की रक्षा की है, बॉर्डर पे आप लोग हमारी रक्षा करते हो, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश को।
एक और क्लिप होगी, वो भी चला दीजिए, तो दो के साथ चले नहीं तो कार्यक्रम लंबा हो जाता है, मजबूरी है, इतने कंटेंट में क्या करेंगे। आप सोचते हो कि असम का चीफ मिनिस्टर है, ये बिना अमित शाह और बिना मोदी के इशारे से ये चू भी नहीं कर सकता है, चू नहीं कर सकता ये। इसको बैठा रखा है और ये सारे के सारे बिजनेस पार्टनर हैं, मोदी, अदानी, शाह, शर्मा, आपके चीफ मिनिस्टर, ये सारे के सारे मिलकर असम को लूटने का काम कर रहे हैं। यही हो रहा है। मगर जितना भी मतलब लूट रहा है, ये तो जानता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ने वाली। कर ले जो करना है, टाइम आएगा। कांग्रेस के बब्बर शेर छोड़ते नहीं है भैया। हम अंग्रेजों से लड़े थे, अंग्रेजों को हमने हराया था। ये हेमंत तो आपका चीफ मिनिस्टर कौन है? चलिए जरा मैं चलूं, उससे पहले इस साथ में जोड़ करके तो ज्यादा रोचक होगा और सटीक भी होगा एनालिसिस। जरा हेमंता को भी सुनवा दीजिए भाई, कहा ना मैंने बदतमीजी पे उतर आया सब। देखो, वो मियाँ जिंदाबाद बोलेगा, हम लोग असमिया जिंदाबाद बोलेगा, चलेगा। राहुल गांधी एक पागल है, सरकार नहीं है, बोलता है मैं अरेस्ट करूंगा। एक अगर वो पागल नहीं होगा तो बोलेगा मैं अरेस्ट करूंगा। वो क्या सीएम है, वो क्या पीएम है, वो तो एक रास्ता का लोग है। तब तो आप भी अरेस्ट कर पाएगा, तो अभी पब्लिक भी मुझे अरेस्ट कर देगा। यही समझिए कितना नॉनसेंस बात कर रहा है। पब्लिक ही ये पब्लिक मतलब क्या कहा उसने, तुलना करते करते बहुत डीप आप जाइए इसमें। कहा वो तो रास्ते का आदमी है, अब वो कर लेगा तब तो ये पब्लिक भी कर लेगा। यानी पब्लिक भी रास्ते का आदमी है, ये रास्ते का आदमी है और ये रास्ते का मालिक है, रोड का कॉन्ट्रैक्टर है, ये रास्ते का मालिक है। वही सोचिए कितना इसका हीन दृष्टि से, मतलब उससे देख रहा है आम जनता को कि पब्लिक भी कर लेगा तब तो। अरे पब्लिक नेता तो ये कहा करते थे कि ये पब्लिक है, ये हमारा इंसाफ यही करेगी। आज ये कह रहा है कि पब्लिक भी कर लेगा हमारा कुछ। माई बाप, जनता माई बाप होती है, जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र के अंदर। हाँ। और वो क्या कह रहा है कि तो पब्लिक का आदमी वो मुझे अरेस्ट कैसे कर लेगा, फिर तो मुझे पब्लिक ही भी अरेस्ट कर लेगा। और दूसरी लाइन आप मिस कर गए, उसने कहा ये पीएम है या सीएम है जो मुझे अरेस्ट कर लेंगे। इस देश के अंदर पीएम और सीएम कब से अरेस्ट करने लग गए? ये काम तो जांच एजेंसियों का था, पुलिस का था, सीबीआई का, ईडी का था। इसका मतलब डायरेक्टली, हाँ, इसका मतलब डायरेक्टली क्या है कि पीएम और सीएम अरेस्ट कर रहे हैं लोगों को। ये ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहा है ना कि किसी को अरेस्ट करने के लिए कानून की जरूरत नहीं बची, आप पीएम और सीएम बनने की जरूरत है, तो वो बन जाओ, बाकी काम तो हम खुद कर लेंगे। ये आदमी बिल्कुल बनाया हुआ है। और आज कांग्रेस ने इसके ऊपर जो ईरान मिसाइलें डालता है ना रोज आपका, जो इजराइल के ऊपर, कांग्रेस ने इसके ऊपर इतनी भीषण मिसाइलें दागी हैं आशीष भाई, आप सन रह जाएंगे। इस व्यक्ति की पत्नी के कथित तौर पर 3 पासपोर्ट, एक्टिव पासपोर्ट जारी कर दिए गए दिल्ली में। 3 पासपोर्ट अलग अलग देशों के, जो एक्सपायर्ड नहीं है, आज भी एग्जिस्ट करते हैं बाकायदा पिक्चर के साथ। और फिर दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज दिखा दी, अमेरिका के अंदर प्रॉपर्टी दिखा दी, कंपनी का नाम बता दिया। आज की तारीख में कंप्लीटली बैकफुट पर है। तो किसी को पागल कह दो, किसी को पागल कहने से कोई पागल थोड़ी घोषित होता है वैसा। ये तो अब तक कर चुके होते 12 साल में, यही तो काम नहीं हो पाया कि किसी को पागल घोषित। क्योंकि आपको पता है इस देश में अगर किसी को चुनाव लड़ने से रोकना है, या तो उसको पागल घोषित कर दो या दिवालिया घोषित कर दो, तो अपने आप चुनाव डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो पागल तो ये बेसिकली जो ये कह रहा है, इसकी जो ये हिम्मत आती है, इसकी हिम्मत दिल्ली से आती है। जो राहुल गांधी कह रहे थे कि उनसे पूछे बिना चू नहीं करता, तो ये सारी पावर वहां से ड्राइव करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे अपने ओवर कॉन्फिडेंस में इसने जनता को औकात दिखा दी कि यूं तो मुझे जनता भी अरेस्ट कर लेगी। जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र के अंदर। जिस दिन तुम्हारी समझ में ये आ गया,
उस दिन तो फिर मामला ही कुछ और हो जाएगा। आज की तारीख में आशीष भाई कंप्लीटली देखिए, और गजब देखिए, पूरी बीजेपी में उन बातों पर कोई जवाब नहीं आया कि 3 पासपोर्ट कैसे। भारत के अंदर तो दोहरी नागरिकता भी अलाउड नहीं है। और पासपोर्ट का मतलब समझिए क्या होता है, पासपोर्ट कोई तोहफे में थोड़ी देता है आपको कि लो आप अमेरिका का पासपोर्ट ले लो भाई साहब, आप बड़े महान हो, ऐसे तो नहीं होता। और कहां कहां के पासपोर्ट आपको पता है? दुबई का, बारामूला का, जहां पर वो टैक्स फ्री है वो सारी चीजें, जहाँ जहाँ सब टैक्स हेवन। तो आप सोच लीजिए। तो जब उसने कहा पवन खेड़ा ने कि बंटी और बबली भागने वाले हैं, तो वो बहुत जेल कर रहा है लोगों में। अब मुझे लगता है असम के अंदर वही सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है, ज्ञानेश गुप्ता की वोट चोरी के अलावा। अगर कोई चीज निर्णायक पलटी बाद में, तो मुझे लगता है ये की फैक्टर होगा जो आज रिवोल्यूशन आए। घर घर पहुंचाना चाहिए इसको। कांग्रेस सिर्फ पीसी पवन खेड़न कर दिया नहीं, असम के हर जिले में जो जिला कांग्रेस है, हर जिले में पीसी होना चाहिए, और फोटोकॉपी निकाल करके घर घर पहुंचावे कि ये देख लो ये कहां जा रहा है। असम, असम में मियाँ जिंदाबाद बोलेगा, ये मियाँ कर करके देश का तुमने तिया पांचा कर दिया। इस देश का खाली मियाँ मियाँ कर करके। जरा पवन खेड़ा सुनवाई दीजिए, सुनवा दीजिए, फर्स्ट हैंड सुने लोग। हम ये जानना चाहते हैं, क्या ये सही है हेमंता बिस्वा शर्मा जी कि इतना पैसा आपने व्योमिंग में रखा है, शेल कंपनीज बनाई हैं, क्या किया है? ये पैसा कहां से आया, पहले तो ये बताइए। अब हमारे मन में एक सवाल आया कि ये व्योमिंग से क्यों? व्योमिंग से इसलिए कि यहां टैक्स नहीं लगता। व्योमिंग हैज नो स्टेट इनकम टैक्स एंड फ्रेंचाइज टैक्स। तो जो नॉन रेजिडेंट्स हैं अमेरिका के, वो अक्सर व्योमिंग में जाकर कंपनियां खोलते हैं क्योंकि वहां टैक्स नहीं देना पड़ता। और व्योमिंग हैज नो इनकम टैक्स फॉर LLCs, मेकिंग इट अ पॉपुलर प्लेस फॉर प्राइवेसी एंड एसेट प्रोटेक्शन। ढका हुआ रहता है मामला, बाहर नहीं आता जब तक कोई साथी हमारा वहां से भेज न दे। भेज देते हैं, कांग्रेस को चाहने वाले बहुत हैं, राहुल गांधी जी के दीवाने बहुत हैं विश्व में। किसी ने उठाया, रिसर्च की, भेज दिया। हमने नहीं विश्वास किया, हमें 2 दिन लगे। हमने खुद वेबसाइट ढूंढी, वेबसाइट पे गए, वेबसाइट से निकाला, और ये आपके सामने हर चीज में हम अपनी ड्यू डिलिजेंस कर चुके हैं। अब देखते हैं अमित शाह कितनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, कब SIT बैठती है, ज्ञानेश गुप्ता कब इस बात का संज्ञान लेते हैं कि ये बंटी बबली ने एफिडेविट में नहीं डाला, दुबई की प्रॉपर्टीज नहीं डाली, हलफनामे में नहीं लिखा। ये क्या कोई नेता करता है ऐसा? ये काम तो दाऊद इब्राहिम करता है, नीरव मोदी करता है, महीने में ललित मोदी करता है, और कौन था वो, मेहुल चोकसी करता है। यही काम हेमंता बिस्वा शर्मा करता है, फिर हम उसको बंटी बबली कहते हैं, इनको आपत्ति होती है। ये क्या बंटी बबली नहीं है तो कौन है ये 52,000 करोड़ रुपया आप अमेरिका में कैसे लाए, कैसे आया, कहां से कमाया, ये बताइए। ये दुबई की प्रॉपर्टीज क्यों नहीं है हलफनामे में, ये बताइए। क्या ये आदमी एक दिन भी जेल से बाहर के रहने लायक है, ये बताइए। इस खुलासे के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह से अगर छोटा मोटा भी कोई नकाब बचा हो तो वो निकाल के बाहर फेंक दीजिए, और अगर अभी भी नकाब रखना चाहते हैं तो इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। ही हैज टू बी डिस्क्वालिफाइड। 52,000 करोड़ रुपए, 52,000 करोड़। शो शुरू होने से पहले आप क्या कह रहे थे? तो ये सब देशभक्तों की फौज है। ये सब देश बचाने आए हैं, सनातन का परचम लहराने आए हैं। इस पैसे से झंडा खरीदेंगे सनातन वाला, इससे झंडा खरीदेंगे 52,000 करोड़ से। आशीष भाई, एफिडेविट के ऊपर, चुनाव लड़ने के एफिडेविट के ऊपर गलत सूचना, या तो ये कहिए कि ये जो कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा, इसको आउटराइटली रिजेक्ट कीजिए, उसके खिलाफ डेफेमेशन का, क्रिमिनल डेफेमेशन का केस दाखिल, नहीं तो स्पष्टीकरण दीजिए। ज्ञानेश गुप्ता को तुरंत इसकी जांच करा करके देखिए। ज्ञानेश गुप्ता जी के डबल स्टैंडर्ड्स देखिए। चुनाव आयोग के पास किसी प्रदेश की सत्ता का संचालन कब होता है? कोड ऑफ कंडक्ट से लेकर रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक।
ये ब्रैकेट होती है जिसमें चुनाव आयोग कॉल्स द शॉट्स एडमिनिस्ट्रेटिव। बंगाल के अंदर उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने के भी 1 महीने बाद तक पैरामिलिट्री रहेगी। कौन होते हैं वो कहने वाले? ये काम तो गृह मंत्रालय का है, पैरामिलिट्री गृह मंत्रालय के अंदर होती है। ज्ञानेश गुप्ता कैसे फैसला कर सकते? कर दिया उन्होंने। तो ये जांच भी उनको करा लेनी चाहिए एक बार कि हेमंता बिश्वा शर्मा की बीवी के 3 पासपोर्ट हैं या नहीं। नंबर 1, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है भाई साहब, ओपन एंड शट। एक्टिव पासपोर्ट है, वो जांच भी करने की जरूरत है, बस आपको एक बार क्लिक करना है, वो सामने दिख जाएगा। उसने दिखा भी दिए सारे के सारे, एक्सपायरी डेट भी बता दी पासपोर्ट्स की, ठीक। प्लस ये जो पैसा अमेरिका वाला है, अगर आपने एफिडेविट में 1 रुपए की भी झूठ बोली है तो यू स्टैंड डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इन इलेक्शन। दुबई प्रॉपर्टी पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे सर। हाँ, यूएस वाला भी, यूएस का भी अलग से बताया है। तो कुल मिलाकर के ये वही बात फिर वहीं पे आके अटकेंगे। आप कहेंगे यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल, दैट्स इट। माथा दिखाइए और टीका कर देंगे चेहरा देख करके। अगर यही काम किसी राहुल गांधी पे होता, किसी और पे होता, तो जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का क्या रुख होता, मीडिया का क्या रुख होता। और ये आपने खबर किसी अगर चैनल पे देखी हो अब तक, कहीं पर किसी मीडिया में देखी हो, तो आप मुझे बता दीजिए। मुझे और आपको भी क्लिप निकाल के लाना पड़ा लोगों को दिखाने के लिए कि ये चीजें ये कैसे चला देंगे। ये अपने ये सब नाजायज पत्रकारिता के फील्ड में नाजायज घूम रहे हैं, ये किसी के रहम करम पर, ये कैसे ये सब चला देंगे। वहीं से तो बिस्कुट मिल रहा है 52,000 करोड़, 1 लाख करोड़, वहीं के खुरचन तो चाट करके सेहत बना रहे हैं सर। ये क्या चला देंगे, ये खबर चलाएंगे, इनकी औकात नहीं है। वही हालत है जैसे ट्रंप के सामने 56 इंच की हालत है, वैसे ही यहाँ 56 इंच के सामने बाकी सारी संस्थाओं है। चले जाओ आप, अब सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, देखो टिप्पणी आएगी कि भाजपा मुख्यमंत्री के खिलाफ आप लेके आ रहे हैं। हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए। हाँ नहीं, हेमंता बिश्वा शर्मा जब शूट कर रहा था, निशाना लगा रहा था, तो क्या कहा था? हाई कोर्ट में जाइए, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? और हेट स्पीच पर एक वो लाने के लिए कि कई मुख्यमंत्रियों को नाम लिख करके गए थे, प्रोफेसर रेखा वर्मा, रूपरेखा वर्मा समेत तमाम बौद्धिक लोग, कहे कि इसमें सब भाजपा के लोगों का है। अब जबरन सुख खुश दिलवाओ, हेट स्पीच नाम डालो, तब तो सुनेंगे। खाली भाजपा का कैसे सुन लेंगे? संवैधानिक व्यवस्था ही नहीं है, ये ऐसे नहीं सुन लेंगे। भाजपा ही अगर खाली दे रहे हैं, नहीं भाजपा को एक्सेप्ट कर दो ना कि भाजपा में ये लागू है, भाजपा उनको अलाउड है, ये भी कर सकते। मतलब हद ही है भैया, हद है कि किसी भी चीज को। अब देखिए आप, इन्हीं का एक है हेमंता का, कहां पर आप कोई चला जाए फटकार उल्टा पाएगा। एक और नया ट्रेंड है कि आप अगर चुनाव के बीच में चले जाओगे तो पता है इस पे क्या टिप्पणी होगी। इस पे मैं टिप्पणी बता दूं, सुप्रीम कोर्ट को आप लोग चुनावी अखाड़ा बना रहे हैं, ठीक, और चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल का आधे से ज्यादा चुनाव सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाता है, ये भी ऐतिहासिक टिप्पणी। हाँ, तो अगर चुनाव के दौरान आप चले गए ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग और बीजेपी पे सवाल उठाने, तो कहा जाता है कि चुनावी अखाड़ा मत बनाइए। सुप्रीम कोर्ट चुनावी अखाड़ा बना दिया है। चुनाव के बाद अगर आप चले जाओ सबूत लेकर के कि चुनाव में ऐसा ऐसा हुआ था, तो कहते हैं कि हार गए हो तो यहाँ पाए हो फुटेज खाने के लिए। कहा था ना पीके वाले याचिका पे। अब बताओ ऐसी अदालत कहां हो सकती है? कहीं बन सकती है? चुनाव जाओगे तो अखाड़ा ना बनाओ, चुनाव के बाद जाओगे तो हार गए हो तो पाए हो तुम। तो कौन समय आ रहे? उस समय, इस समय पे हिरण्याकश्यप का वध किया था नरसिम्हा ने, उसी टाइप का माहौल बना रहा है ना। दिन हो न रात हो, न भाजपा का हो, न भाजपा के खिलाफ हो, न चुनाव में हो, न चुनाव के बाद हो। अच्छे भले दुनिया के सबसे बड़े चुनावी लोकतंत्र को एक बनाना रिपब्लिक बनाने का प्रोजेक्ट लगभग समापन की तरफ है। और जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जिनकी जिम्मेदारी थी इस डेमोक्रेसी को सहेज के रखने की, बचा के रखने की, संविधान के रूप चलाने की, दे हैव कंप्लीटली सरेंडर्ड इन ए बिग वे। अगर एक आध अगर आप छोड़ दे नागरत्ना जैसे लोग, बाकी की क्या स्थिति है ये मुझे और आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये डे इन एंड डे आउट सामने आ जाता है। उसमें भी एक पेज है, जस्टिस नागरत्ना, जस्टिस भुइयां हैं, ऐसे जजेज हैं। जस्टिस नागरत्ना, जस्टिस भुइयां, हमने 2 नाम लिया, और भी ऐसे 2-4 नाम हैं। लेकिन एक और लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में आज से नहीं चल रही, सालों से, मास्टर ऑफ रोस्टर। ये मास्टर ऑफ रोस्टर का खेल ऐसा होता है कि मास्टर ऑफ रोस्टर मतलब सीजीआई
के पास से ही तय होता है कि कौन सा केस किस जज के पास जाएगा। तो जब जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां जैसे जज होते हैं तो उनके पास सिर्फ उसी टाइप के आते हैं केस कि ये आलू पूरा उबला या कच्चा रह गया, ये जज साहब फरियाएंगे, फाइनल फैसला देंगे, उसी टाइप के। इस देश के संवैधानिक संकट से जुड़े हुए, इस देश में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया है कि नहीं है, वो मामले कहाँ जाएंगे? पंचोली के पास जाएंगे, बेला त्रिवेदी के पास जाएंगे, बागची सुनेंगे, सूर्यकांत सुनेंगे, ये लोग खुद सुन लेंगे। क्योंकि और कौन सबसे सीनियर जज में है, कोलेजियम में है नागरत्ना। जरा उनका देख लीजिए कौन कौन से केस उनके पास गए हैं, कौन कौन से केस जाते हैं। तो यहां भी बड़ी संकट है, कई लेवल पर, एक नहीं। आप एक रास्ता ब्लॉक करोगे, यहां तो चारों तरफ से जैसे आयरन डोम को छलनी बनाया है ईरान ने, वैसे ही हमारी डेमोक्रेसी छलनी बना दिया है 12 साल में। एक छेद बंद करोगे दूसरा टपकने लगता है, दूसरा बंद करोगे तीसरा टपकने लगता है, यही हालत है। इजाजत दीजिए, हमें बहुत वक्त हो गया है, क्षमा, लेकिन जरूरी है। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।